अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। 13 दिसंबर को लाहौर में पीडीएम का जलसा हो चुका और अब जो है वो इस जलसे के हवाले से दो तरफा मुहिम चल रही है। हुकूमत ने तो 13 दिसंबर का जलसा अभी हुआ ही नहीं था तो उससे पहले ही उसकी नाकामी के तबल बजाना शुरू कर दिए थे। और हैरानगी की बात यह है कि अभी जलसे का आगाज़ नहीं हुआ तो कहा जा रहा था कि जलसे के अंदर 3000 लोग हैं, 4000 लोग हैं। उसके बाद फिर कहा गया कि आज़ाद ज़राए ये बताते हैं कि 8000 लोग हैं। लेकिन पहली बात तो यह है कि इस जलसे के हवाले से कि नाकामी और कामयाबी के मुहर्रकात क्या थे, आज हम उस पर बात करेंगे। जबकि दूसरे रोज़ यानी 14 दिसंबर को वाज़े तौर पर पीडीएम की क़यादत ने एक मुआहदे पर भी दस्तखत कर दिए हैं। आज उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज जो हमारा मौजू होगा वो ये होगा कि जब इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च होगा और अपोजिशन अपने प्लान के तहत इस्तीफ़े पेश करेगी तो क्या मुल्क के अंदर कोई सियासी बहरान पैदा हो जाएगा जो हुकूमत को इस बात पर मजबूर कर सके या इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को इस बात पर मजबूर कर सके कि वो अपोजिशन के मुतालबे के तहत मुल्क में नए आम इंतखाबात की तरफ जाएं। तो पहले तो बात करते हैं कि 13 दिसंबर का जलसा कैसा था। इतवार के रोज़ तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा 2011 के अपने जलसों की तस्वीर शेयर करते रहे और उसके बाद कहते रहे कि आप जलसा न करें, हमारी तस्वीर शेयर कर दें और सर्दी में गर्मी का मजा लें। 2011 के तहरीक इंसाफ के जलसे में लोगों की एक बड़ी तादाद शरीक हुई थी, इससे कोई इनकार नहीं। और ये राज किसी से भी ढका छुपा नहीं कि उन दिनों आईएसआई के चीफ जनरल शुजा पाशा थे। उन्होंने ही इमरान खान के लिए इक़्तिदार तक आने की राह हमवार की थी। और ये जलसा जो लाहौर का था 2011 वाला, उसकी सारी प्लानिंग भी उन्हीं की तरफ से की गई थी और ये तमाम बातें रिपोर्ट हो चुकी हैं और ये एक खुला राज था। ज़राए उन दिनों भी ये कहते थे कि इस जलसे में अपने सारे लोगों को शामिल करवाया गया और कहीं से कोई रुकावट नहीं थी, पैसे बेतहाशा खर्च किए गए थे। और उस सारी सूरत-हाल के दौरान कोई कोविड नहीं था, कोई सर्दी नहीं थी और कोई ऐसे हालात नहीं थे कि इंतज़ामिया ने जलसे से पहले तमाम लोगों के ऊपर मुकदमात बना दिए हों और ऐसी सूरत-हाल पैदा की हो कि दहशत गर्दी होगी। और खुसूसन लाहौर जैसे शहर में जहां पढ़े लिखे लोगों की एक बड़ी तादाद रहती है, उनको जलसों के रोकने के हवाले से जो मौजूदा हुकूमत ने 13 दिसंबर के जलसे के हवाले से इकदाम किए थे, उन दिनों ऐसी कोई सूरत-हाल नहीं थी। जबकि जो दूसरा सबसे अहम पहलू था वो ये था कि इस बार 13 दिसंबर को जिस अंदाज से मीडिया को मैनेज किया गया था और कोशिश ये की जा रही थी कि मीडिया के लोगों को पाबंद किया गया कि वो जलसेगाह के आखिर में जो या कुर्सियां खाली पड़ी हैं उनकी रिकॉर्डिंग करें, वो अपने इदारे को भेजें और इसी तरह जहां जहां लोग कम थे वो टेलीविज़न चैनल के ज़रिए लोगों को दिखाए जाएं ताकि लोगों को ये बावर कराया जाए कि 13 दिसंबर का जलसा मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका। इस हवाले से बीबीसी ने खुद एक जो है वो रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर रखी है जिसमें सारी चीज़ें वाज़े बता दी गई हैं। लेकिन उस 13 दिसंबर के जलसे के बाद जो वीडियोस मीनार पाकिस्तान के बाहर की जो सड़कें हैं, आसपास की अतराफ की सड़कें हैं, उस पर जो रश था वो हमें नजर आया। लेकिन कोशिश ये की गई कि हर सूरत में इस जलसे को नाकाम साबित करने के लिए सारे रियासती जो ज़राए थे वो इस्तेमाल किए गए। और यही सबब था कि जब दूसरे रोज़ अखबारात छपे तो फ्रंट पेज पर जो बड़े अखबारात थे वहाँ खबर छापने की कोई जगह नहीं छोड़ी गई, सारे इश्तिहारात लगाए गए ताकि उस जलसे की खबर को बिल्कुल मार दिया जाए। यही सबब था कि 14 दिसंबर को मौलाना फजल रहमान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस सारी सूरत हाल को मैनेज आईएसपीआर की तरफ से किया गया। सवाल यह है कि जलसा कामयाब था या नाकाम था, लेकिन रुकावटों के बावजूद भी जलसा हो चुका और उस जलसे ने एक बात वाजे कर दी है कि 31 दिसंबर को
तमाम जमातों के अरकान पार्लियामेंट यानी जिनमें कौमी असम्बली के अरकान, सूबाई असम्बलियों के अरकान अपने अपने इस्तीफ़े अपनी क़यादत के पास जमा करवाएंगे। हुकूमत को वाज़े तौर पर डेडलाइन दी जा चुकी है कि 31 जनवरी को अगर उसने इस्तीफ़ा न दिया तो फरवरी में इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च होगा। अब हुकूमत की जानिब से इस हवाले से बड़े तंज किए जा रहे हैं कि 31 जनवरी का आप इंतज़ार क्यों कर रहे हैं, 31 दिसंबर को ही आप इस्लामाबाद की तरफ आएँ, न्यू ईयर यहीं मनाएं। सवाल यह है कि लॉन्ग मार्च अगर इस्टेब्लिशमेंट की कोई आपको मदद हासिल न हो, आपके पास पैसों की बोरियां न हो, तो जाहिर है कि इतना आसान नहीं होता लोगों को इस्लामाबाद की तरफ लाना। दूसरी बात यह होगी कि इस जो लॉन्ग मार्च अब 31 जनवरी के बाद यानी फरवरी के पहले हफ्ते में मुमकिन है कि इस्लामाबाद की तरफ जब ये लॉन्ग मार्च होगा तो इस लॉन्ग मार्च के अंदर पहली बार ये लॉन्ग मार्च ऐसा होगा जिसमें चारों सूबों से जो लोग हैं वो इस लॉन्ग मार्च के अंदर शरीक होंगे। तो उसमें एक बड़े जो है वो फंड्स की ज़रूरत होती है। यही सबब था कि 1.5 महीने का तकरीबन एक दरमियान में वक्फा रखा गया ताकि सारी सूरत-हाल को ऑर्गेनाइज किया जाए। कितनी गाड़ियां चाहिए होंगी, कितने ज़राए चाहिए, इस हवाले से साउंड सिस्टम कैसा होगा, लोगों को किस तरह मुख्तलिफ जगहों पे जब रास्ते में रात हो जाएगी तो किस तरह ठहराया जाएगा, उनके खाने का बंदोबस्त किस तरह किया जाएगा। और ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको सामने रखकर ये प्लान किया गया है। क्योंकि पीडीएम की इस तहरीक के पीछे इस्टेब्लिशमेंट नहीं है तो जाहिर है कि पीडीएम को फंडिंग के मामलात होंगे, दीगर ज़राए की भी ज़रूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस सिलसिले में ये एक 1.5 माह तो मैं समझता हूं कि कम अरसा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये कोशिश की है कि 1.5 माह के अंदर ही इस्लामाबाद की तरफ मूव किया जाए। अब सवाल ये है कि जब लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ आएगा तो उसके बाद पीडीएम की हिकमत अमली क्या होगी। फरवरी के पहले हफ्ते में इलेक्शन कमीशन सेनेट इंतखाबात के हवाले से शेड्यूल अनाउंस कर देगा और इस 1 माह के अंदर ही यानी मार्च में सेनेट इंतखाबात होंगे। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर 2 बड़े चैलेंज होंगे। एक तो ये कि अपोजिशन हर सूरत चाहती है कि सेनेट का जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसको ख़त्म कर दिया जाए या उसको बेअसर कर दिया जाए, ताकि हुकूमत इस बात पर मजबूर हो कि सेनेट का इलेक्टोरल कॉलेज न होने के बायस सेनेट के इंतखाबात न हो। अब जब सेनेट के इंतखाबात नहीं होंगे तो एक और बहरान पैदा हो जाएगा और ये इतना आसान नहीं होगा कि जिस तरह हुकूमत कह रही है कि हम दोबारा नए इलेक्शन करवा देंगे अगर अपोजिशन तमाम निशस्तों से मुस्तफ़ी हो जाती है। ये कहना बड़ा आसान है लेकिन इतना आसान नहीं जितना कहा जा रहा है। दूसरी बात यह है कि इस पूरे मंजरनामे में जिस तरह मैंने जो आखिरी प्रोग्राम किया था उसमें आपको बताया था कि नवाज शरीफ को जिस तरह मिन्नतें की जा रही हैं कि हाथ हौला रखें, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने 13 दिसंबर के जलसे में नाम तो ज़रूर नहीं लिया, लेकिन वो ये ज़रूर कहते रहे कि इस मुल्क की सारी बर्बादी का 2018 के इलेक्शन चुराने के हवाले से मुझे कहते हैं कि नाम न लो। अगर मैं उनके नाम न लूं तो क्या वापडा वालों के नाम लूं? तो इसका मकसद ये है कि उनके ऊपर मुख्तलिफ ज़राए से ये दबाव था या उनको कहा गया था कि आप ऐसा न करें, हम आने वाले दिनों में कोई सूरत हाल पैदा करते हैं। हाल ही में एक नया इंकिशाफ हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से नवाज शरीफ के दौर में कौमी सलामती के जो मुशीर थे, जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उन्हें नवाज शरीफ के पास भेजा गया था, लेकिन इस बारे में कोई तस्दीक नहीं हुई। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो जीएचक्यू की तरफ जो सूरत हाल है बज़ाहिर जिस तरह लग रहा है कि खामोशी है और वो चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन वहाँ भी ऐसी सूरत हाल नहीं है। वहाँ चीज़ों को बिल्कुल गहराई के साथ देखा जा रहा है और वो अंदाज़ा कर रहे हैं कि पीडीएम की जो तहरीक होगी फरवरी में जब लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ आएगा तो वो किस तरह का होगा। और यही सबब है कि पीडीएम ने अपने सारे पत्ते अभी जाहिर नहीं किए। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जनवरी का पूरा महीना
اور فروری کا پہلا ہفتہ اور یہ 2 ہفتے یعنی پونے 2 ماہ یہ اتنے انتہائی اہم ہیں، اور اس میں ہی پی ڈی ایم کی تحریک کو اپنے اہداف حاصل کرنے ہوں گے، اور اگر وہ اہداف حاصل نہ کر سکی تو آنے والے ایک بڑے عرصے تک پاکستان کے اندر جو آئین کی بالادستی کے حوالے سے یہ تحریک چلی ہے اس کو بڑا شدید نقصان ہوگا۔ لیکن پی ڈی ایم نے جو موبلائز کیا ہے لوگوں کو اس ملک کے اندر، اس کا ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر واضح طور پر 2 نظریات جو ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں۔ ایک کلیئر تقسیم ہے، وہ یہ ہے کہ ایک طرف لوگ آئین کی بالادستی کے حوالے سے ایک طرف کھڑے ہیں، جبکہ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے اپنی حکمت عملی سے اپنی اس تحریک کو کس طرح کامیاب بناتی ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔